नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। और हम जो भारतीय संविधान का ये टॉपिक है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर के पढ़ेंगे। पहला, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उस टाइम ब्रिटिश संसद द्वारा जो एक्ट्स पारित किए गए उनके बारे में। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। तो जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए। उन्हीं एक्ट्स में सबसे पहला जो कदम था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम उठाया और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए। उनके निजी व्यापार पर और उनके द्वारा उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी क्रम में पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग। दूसरा एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1784 ईस्वी में पास किया गया और इस एक्ट के तहत भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जबकि राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी में पास किया गया और इसी अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो भी सदस्य या कर्मचारी है उनके वेतन का प्रबंध भारतीय राजस्व से किया जाएगा। 1833 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा एक और अधिनियम जिसको चार्टर अधिनियम कहा जाता है वो पास किया गया और इस चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद का अवतरण हुआ और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए और उसका कार्य केवल ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत पर शासन करना रह गया। इसी अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया और जो पोस्ट आवंटित होती थी उसमें वंश, मूल, जन्म स्थान, रंग, धर्म आदि के स्थान आधार पर जो भेदभाव होता था उसको समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसी क्रम में एक और अधिनियम जिसको चार्टर अधिनियम 1858 ईस्वी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने अधिकार में ले लिया और भारत के मंत्री पद की व्यवस्था की। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के राजस्व सचिव की नियुक्ति की जाने लगी और अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया। तो चार्टर अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उसको एक नया नाम भारत का वायसराय दिया गया। इसके बाद 1876 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शाही उपाधि अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1909 में भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसको मार्लेस मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जा सकता था। इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की जाने की कोशिश की गई और इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। वर्ष 1919 ईस्वी में चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट लाया गया और केंद्र सरकार में द्विसदनात्मक विधायिका लागू की गई।
और इसी प्रकार प्रांतों में भी द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत कुछ विषयों पर संपूर्ण अधिकार गवर्नर का या वायसराय का और कुछ विषयों पर अधिकार भारत मंत्रिपरिषद को दे दिया गया। द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनस कोर्टियस को जाना जाता है और इसी अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत केवल केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली जारी रखी गई और प्रांतों में इसको समाप्त कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना और संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के तहत की गई। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट को सर्वोच्चता प्रदान की गई। भारत शासन अधिनियम 1947 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा गया और जो 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि जब तक भारत अपना खुद का संविधान तैयार नहीं कर लेता तब तक भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन चलेगा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनेक तत्वों के बारे में। वो तत्व किस देश से लिए गए इसके बारे में। तो भारत में जो मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का चुनाव, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। एकल नागरिकता, संसद प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय विशेष अधिकार, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये सभी तत्व ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मिलने वाले सभी अधिकारों का जो प्रावधान है वो जर्मनी देश से भारतीय संविधान में लिया गया है। संघ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। 1935 अधिनियम से ही बहुत सारे अनुच्छेद और बहुत सारी प्रक्रियाएं भारतीय संविधान में अंगीकृत की गई है। अब बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब सीक्वेंस इन 12 अनुसूची के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहली अनुसूची में राज्य व संघ शासित राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्यव्यवस्था के अधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय राज्यव्यवस्था के अधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया मिलता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में विशेष राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आदि का उल्लेख है और वहाँ पर कैसे प्रशासन हुआ इसके बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों के आधार पर। ये सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय है उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय है उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के आधार पर 1951 में जोड़ी गई, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पहले भारत के संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी
जो 9वीं अनुसूची है वो बाद में जोड़ी गई है। और इस अनुसूची में प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस प्रकार भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के कानून का उल्लेख मिलता है और यह अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है और यह अनुसूची 1993 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का शासन किस प्रकार चलेगा उसका उल्लेख मिलता है और यह अनुसूची 1993 ईस्वी में हुए 74वें संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ी गई है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, लेकिन कभी कभी उपभागों को जोड़ कर भी देखा जाता है और इनको 25 मान लिया जाता है। भाग 1 में संघ व राज्यों का उल्लेख मिलता है और इसमें कुल 1 से 4 तक अनुच्छेद है। भाग 2 में भारतीय नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है और उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। भाग 4 क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, यह अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। भाग 5 में संघ शासित राज्यों का उल्लेख है, जबकि भाग 6 में विभिन्न राज्यों का उल्लेख है। भाग 7 में जो मूल विषय थे उन सभी को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग 7 को 1956 ईस्वी में निरस्त किया जा चुका है। भाग 8 का संबंध संघ व राज्य क्षेत्रों से है। भाग 9 में ग्राम पंचायत, भाग 9 का में नगर पालिकाओं और भाग 9 खा में सहकारी समितियों का उल्लेख है। भाग 10 में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र से का संबंध मिलता है। भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, वाद और संविदाओं से संबंधित विषय मिलते हैं। भाग 13 में राज्यों के अंतर्गत जो व्यापार और वाणिज्य होता है उसका उल्लेख मिलता है। भाग 14 में संघ शासित राज्यों और सामान्य राज्यों में जो सेवाएं दी जाती है उनका उल्लेख मिलता है। भाग 15 में चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए जो उपबंध किए गए हैं उनका उल्लेख मिलता है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। भाग 18 में आपातकाल का उपबंध है। आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360 तक में उपलब्ध है। भाग 19 का संबंध जो बचे हुए छोटे छोटे विषय उनसे है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है, जबकि भाग 22 में संविधान में जो संक्षिप्त नाम है उनका उल्लेख है और हिंदी में अनुवाद आदि विषयों का उल्लेख है। अब बात करेंगे भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की। तो पहले भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या केवल 6 है। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब जो हमने 6 अधिकारों की बात की है वे 6 अधिकार है। समानता का अधिकार, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है
और इसी के अधिकार के तहत कोई भी भारतीय नागरिक यदि उसको लगता है कि उसके अधिकार को हनन हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। अब जितने भी हमने ये मूल अधिकार पढ़े उनके बारे में जो अनुच्छेद दिए गए उनके विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया समानता का अधिकार, तो इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं 14 से 18, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि या कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के साथ आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी को जॉब्स वगैरह में समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 18 जो पहले उपाधियां दी जाती थी उनका अंत करता है। अनुच्छेद 19 में भाषण देने, संघ बनाने, सभा करने, देश में आगमन या एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने फिरने, निवास करने और कोई आजीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण का अधिकार है। इसके तहत गिरफ्तारी से संबंधित नागरिकों को क्या अधिकार मिलेगा उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी को निषिद्ध माना गया है। अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी को कानून विरोधी माना गया है। अनुच्छेद 25 में किसी धर्म को अपनाने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में कोई धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संस्थाओं से एकत्रित होने वाले धन पर राज्य सरकार द्वारा रियायत दी गई है। अनुच्छेद 28 में किसी भी सरकार द्वारा पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा वर्जित की गई है। अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 को वर्तमान रूप में हटा दिया गया है। इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है और उसको केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 32 में भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट डालने की अनुमति देता है हर भारतीय नागरिक को। ये 5 रिट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षाल। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अगर किसी को लगता है कि मेरी गिरफ्तारी इलीगल रूप से हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाकर उनसे उनकी समस्या और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करता है। प्रारंभ आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में जब कोई अधिकारी अपने कानूनों अपने कर्तव्यों का पालन न कर रहा हो उसे आदेश दे सकता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। प्रतिषेध लेख में सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपने अधीन आने वाले कोर्ट को ये कह सकता है कि आप इस विषय पर कोई निर्णय न दे, ये हमारे अधीन कार्य विचाराधीन है। उत्प्रेषण में सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय में जो कार्रवाई चल रही है उसको अपने यहाँ पर प्रेषित करा सकता है। अधिकार पर्चा के तहत सुप्रीम कोर्ट यह पूछ सकता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के कोई कार्य कर रहा है तो उसके नोटिस जारी किया जा सकता है कि आप बिना किसी अधिकार के जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वह आप कार्य क्यों कर रहे हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और ये नीति निर्देशक तत्व तभी कानून का रूप लेते हैं जब ये राज्य सरकार द्वारा पारित कर दिए जाए। इनको लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। ये राज्य सरकार के रहमो करम पर होते हैं। अगर वो चाहे तो इन्हें लागू करे, ना चाहे तो ना लागू करे। इन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 44 के तहत कोई भी राज्य सरकार कॉमन सिविल कोड लागू कर सकती है। अनुच्छेद 46 के तहत आरक्षण की व्यवस्था और आरक्षण को बढ़ाने घटाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का के साथ पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रोत्साहन से संबंधित है। केटी शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह अधिकार दिए गए हैं कि वे पुराने राज्यों की सीमा और नाम बदल सकते हैं और नए राज्य गठित कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 243 के तहत ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को केंद्र सरकार अनुदान देती है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लोकसभा में SC/ST आरक्षण अनुच्छेद 330 से संबंधित है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण या उसका मनोनयन अनुच्छेद 331 से संबंधित है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST आरक्षण देता है। अनुच्छेद 333 में प्रावधान है कि विधानसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अनुच्छेद 367 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। ये 367 की जगह पे 368 होगा, एक मिसप्रिंट हो गया थोड़ा यहाँ पे। बात करेंगे भारतीय संविधान में अब तक किए गए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया और उसके तहत 9वीं अनुसूची से भारतीय संविधान में जोड़ी गई। इसी क्रम में 1960 ईस्वी में 9वां संविधान संशोधन किया गया और इसके आधार पर एक संधि की गई पाकिस्तान के साथ और कुछ भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया और इस संविधान संशोधन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन किया गया और उसके आधार पर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1991 ईस्वी में 69वां संविधान संशोधन किया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया और लोकसभा व राज्यसभा की सीटों को 2026 तक स्थिर कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत मंत्री परिषद में कुल संख्या
का 15% निर्धारित किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जितनी भी कुछ सदस्यों की संख्या होगी उसमें से केवल 15% ही मंत्री परिषद में शामिल किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में लाया गया और इसी के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे फैजल अली। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और मूल अधिकारों की सबसे पहली मांग रांची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उठाई गई थी। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19A में है। राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमादान देने का अधिकार भी प्राप्त है, जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधान परिषद के लिए है उम्र 30 वर्ष और राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य और राज्यसभा में अधिकतम 252 सदस्य हो सकते हैं। ये 252 की जगह 250 हो गए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य है, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य है। पहली लोकसभा की कार्रवाई 17 अप्रैल 1952 से 3 अप्रैल 1957 तक चली थी। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 137 में है। वीवीपैट की फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है। भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। सशस्त्र विद्रोह के संबंध में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। राज्य में तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जबकि वित्तीय आपातकाल 360 के तहत घोषित किया जाता है। अभी तक सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में 1990 से 1996 के बीच लगाया गया था, जबकि पहला राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 ईस्वी में लगाया गया था। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 1951 होगा। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को भेजता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था, जबकि राष्ट्रगान को कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। किसी प्रस्ताव के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य संख्या जरूरी है। किसी राजनीतिक दल के मुख्य सदस्यों की जो बैठक होती है उसको काकस कहा जाता है। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग अनिवार्य है। लोकसभा में जो कार्यवाही चलती है उसमें 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय निर्धारित किया गया है। हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो भारतीय संविधान सभा का गठन मुख्य रूप से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। इसका मुख्य दायित्व भारतीय नागरिकों के लिए संविधान का निर्माण करना था। इसी क्रम में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। उस समय इसमें कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को
राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया। 13 दिसंबर 1940 को इसकी कार्रवाई प्रारंभ हुई उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके बाद देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों का पुनर्गठन किया गया और अब इसमें केवल 299 सदस्य थे, जिसमें 229 सदस्य प्रांतों से और 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। उस समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा के तहत अनेक समितियों का गठन किया गया, जैसे संचालन समिति जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, संघ समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची, 22 भाग है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों के रूप में बात करें तो ये थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।